पिछली वीडियो में जहां हमने ख़त्म किया था वहां एक छोटा सा सवाल भी हमारे सामने था और सिचुएशन कुछ यूँ थी कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था जिसका कि मास 1 किलोग्राम था और मैं थोड़ा सा साफ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये एक किलोग्राम का मास वाला ऑब्जेक्ट था और मुझे ये बताना चाहिए था कि हम ज़मीन पर हैं, किसी और सैयारे पर नहीं, क्योंकि ग्रेविटी की फोर्स जो है वो हर सैयारे पर अलग अलग होती रहती है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये मास जो है ये 1 kg का, ये 10 मीटर की ऊंचाई पर था, 10 मीटर की ऊंचाई पर था। और जाहिर बात है कि हमने कहा था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी AG, जो कि हम उसको G भी लिखते हैं, वो हमने कहा था कि 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर्ड है 9.8 की वजह, ताकि हम अपना कैलकुलेशन आसानी से कर सकें। और उस वक्त जबकि ये ऊपर था, इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो थी वो थी मास टाइम्स ग्रेविटी टाइम्स हाइट, और मास इसका 1 kg था, ग्रेविटी जो थी वो है हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड, और हाइट इसकी थी 10 मीटर की हाइट थी। तो अब हमें ये जो इसकी जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी हमें मिली थी वो थी इस हाइट पर 100 जूल की इसमें एनर्जी थी। और अगर मैं इसको छोड़ दूं, मैंने ये पूछा था कि अगर मैं इसको छोड़ दूं तो ये नीचे गिरना शुरू करेगा और एक्सेलरेट होना शुरू कर देगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड के एक्सेलरेशन के साथ। और मैं इसको ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड लेवल है, यानी कि 0 हाइट वाला लेवल है। और जब एक्सेलरेट होते होते ये जब ग्राउंड पे पहुंचेगा तो बड़ी तेजी के साथ टकराएगा, लेकिन इस दौरान इसकी पोटेंशियल एनर्जी खत्म होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। और हाइट कम होने के साथ साथ जाहिर बात है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल 0 हो जाएगी जब ये 0 पर पहुंचेगा। तो यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 हो जाएगी। और हमने पिछले वीडियो में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की भी बात की थी कि एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है, यानी कि ये जो एनर्जी कम हुई है ये किसी न किसी एनर्जी में तब्दील हुई होगी। और वो फॉर्म जो है, जबकि इस पर पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, यानी कि ये अपने 0 लेवल पे पहुंच गया था, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सारा का सारा जो कन्वर्ट हुआ था वो कन्वर्ट हुआ था काइनेटिक एनर्जी में। जी हाँ, हमने पिछली वीडियो में ये बात सरसरी तौर पर की थी। तो जब इसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी तो इसकी वेलोसिटी जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, और सारी की सारी वेलोसिटी जो थी, हम कोई और एयर रेजिस्टेंस नहीं सोच रहे, तो वो सारी की सारी वेलोसिटी जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो गई। यानी कि 100 जूल अगर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी तो इसके यहाँ पर जब ये पहुंचा था तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो 100 जूल हो गई होगी, यानी कि सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो गई होगी। और आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 mv² होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी इस केस में बराबर हो गई या तब्दील हो गई काइनेटिक एनर्जी में, यानी 100 जूल का पोटेंशियल एनर्जी तब्दील हो गई 100 जूल काइनेटिक एनर्जी में। और काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv²। यहां पर हमारे पास जो मास है 1 kg है, v² वेलोसिटी हम मालूम कर सकते हैं, जो कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी 100 जूल है, तो ये 1 आ गया यहाँ पे। तो मैं 2 को उस तरफ ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा v² 200 जूल्स, 200 जूल्स। इसका मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो इस 14 से कुछ ज़्यादा आएगा, बहरहाल चेक कर लेते हैं। 200 का स्क्वायर रूट आया 14.14, तो ये तकरीबन 14.1 मीटर्स पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ ज़मीन से टकराएगी। या यूँ कि जब ये ज़मीन से टकरा रहा होगा ये ऑब्जेक्ट, ये 1 किलोग्राम का मास, तो ये 14.1 मीटर्स पर सेकेंड की एनर्जी के साथ की वेलोसिटी के साथ टकराएगा। आप कहेंगे कि ये तो सारी की सारी चीज़ें हम दूसरे जो फार्मूला हमें दिए गए हैं मैकेनिक्स के या काइनेमेटिक्स के, हम उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ये सिचुएशन ना हो बल्कि कुछ और सिचुएशन हो, चलिए मैं इसको सॉरी गलत टूल ले लिया, तो मैं इसको इरेज करता हूं और देखता हूं कि यही प्रॉब्लम अगर थोड़ा सा तब्दील हो जाए और हमारे पास स्ट्रेट में नहीं गिरा रहा इसको, बल्कि हाइट इसकी सबकी सब वही है, हुआ यह है कि अब मेरे पास एक बर्फ की कोई स्लोप सी है, बर्फ की कोई स्लाइड सी बनी हुई एक रैंप है, आइस रैंप है, जिस पर के मैं इसको मूव करा रहा हूं। कुछ ऐसे आड़ी तिरछी किस्म की, टेढ़ी मेढ़ी किस्म की
ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर। ये जनाब ये स्लोप है, ये ग्राउंड लेवल है, और ये जो है ये हाइट वही 10 मीटर्स की हाइट है, ये 10 मीटर्स की हाइट पर है। और अब ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल सीधा नीचे नहीं जा रहा, बल्कि ये इस रैंप पर फिसलता हुआ, स्लाइड करता हुआ, स्लोप पे टेढ़ा मेढ़ा जाता हुआ यहां पहुंचता है, और हॉरिजॉन्टल पे बिल्कुल। तो हमें यह मालूम करना है कि यहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो जाहिर बात है कि आप बज़ाहिर इसको लग रहा होगा कि बहुत मुश्किल है, और ये कैसे आप कैलकुलस के आप हर पॉइंट पर आपको एंगल चेंज के साथ साथ इसके वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी, इन सबको आपस में ऐड अप करना पड़ेगा। तो ऐसा लगता है कि अगर नामुमकिन नहीं है तो हद से ज़्यादा मुश्किल प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का आपस का रिलेशन या और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का आइडिया इस्तेमाल करेंगे तो ये प्रॉब्लम आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि हमें मालूम है कि टॉप पर इसकी जितनी पोटेंशियल एनर्जी थी वो सारी की सारी खत्म हो जाएगी ग्राउंड लेवल पर पहुंचने पर। और जाहिर है क्योंकि हम फ्रिक्शन लेस कंडीशन की बात कर रहे हैं, लिहाजा ये सारी की सारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो चुकी होगी। लिहाजा यहां पर इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो 100 जूल्स हो चुकी होगी, यानी हाफ mv²। और जाहिर बात है कि ये चीज़ हम पिछली प्रॉब्लम में सॉल्व कर चुके हैं, लिहाजा यहां पर भी इसकी वेलोसिटी 14.1 मीटर्स पर सेकेंड होगी जब ये हॉरिजॉन्टल लेवल पे यानी कि जीरो लेवल पे पहुंचेगी। और जाहिर बात है ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये फ्रिक्शन लेस सरफेस की मैं बात कर रहा हूं, और फ्रिक्शन, चलिए आप ये कहेंगे कि जी हाँ बात तो बड़ी दिलचस्प है, वेलोसिटी की भी आपने कैलकुलेट कर ली और ये इसके मुकाबले में बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन इसके सिवा इसके अलावा मुझे इस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्या फायदा। ये आपने सवाल अच्छा किया है। अब फर्ज कर लीजिए मैं यहाँ जीरो लेवल की बात नहीं कर रहा, बिल्कुल ग्राउंड लेवल की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं ये कह रहा हूं कि मुझे यहां बीच के किसी पॉइंट में हाफ द वे किसी पॉइंट की पर मुझे इस बॉक्स की या इस 1 kg वाले ब्लॉक की वेलोसिटी मालूम कर। जैसे फर्ज कर लीजिए ये यहां पर अब ये इस स्लाइड कर रहा है, ये बॉक्स जो है मास इसका वही का वही है, लेकिन अब इसने आधा फासला तय कर लिया। फर्ज कर लीजिए कि ये यहां पर इसकी हाइट जो है वो भी 5 मीटर्स है ग्राउंड से। तो अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से जितना भी सम पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का इनिशियल था, यानी कि PEI KEI इज इक्वल टू PEF फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों के दोनों सम आपस में बराबर होंगे। जब ये स्टेशनरी हालत में था तो इसमें कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं थी, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी थी, यानी कि मूव नहीं कर रहा था। लिहाजा इस ऊपर वाले सबसे पॉइंट पे इसकी जितनी भी एनर्जी थी, टोटल एनर्जी जो थी ये 100 जूल्स थी, क्योंकि इसमें कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं थी। जो भी एनर्जी थी इसमें पोटेंशियल एनर्जी थी। अब आप आइए यहां पे, तो अब इसकी हाइट जो है वो 5 मीटर्स रह गई, सिर्फ 5 मीटर की ऊंचाई पर रह गया। लिहाजा हम mgh वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हुए 1 इसका मास, ग्रेविटेशनल पुल 10 और हाइट इसकी 5, तो जो जाएगा 50 जूल्स प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी मुझे अभी नहीं मालूम, काइनेटिक एनर्जी, और इसकी मदद से मैं इसकी वेलोसिटी मालूम करूंगा, याद रखिएगा। तो एनर्जी जाहिर बात है ना तो क्रिएट की जा सकती है ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है, एक से दूसरी फॉर्म में तब्दील की जा सकती है। लिहाजा इस पॉइंट पर जो कि हाफ द वे पॉइंट है, इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिफरेंस होगी। जी हाँ, 100 में से 50 निकाल दीजिए तो 50 जूल्स इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, जो कि पोटेंशियल एनर्जी से कन्वर्ट होकर काइनेटिक एनर्जी में आई है। ठीक, अब यहां पर आपको पता है कि हाफ mv² जो काइनेटिक एनर्जी होती है, ये मेरे पास 50 जूल्स है, तो मास इसका 1 kg है, इसको 1 को मैं मिटा भी सकता हूं, तो ये हो जाएगा 100 v² हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा 10 मीटर्स पर सेकेंड। यहां पर इस अजीब व गरीब से रास्ते में इसकी जो वेलोसिटी हाफ द वे जो होगी वो 10 मीटर्स पर सेकेंड होगी, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं कि आप किसी और फार्मूले से इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते,
क्योंकि किसी भी दूसरी सूरत में इसको बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा सॉल्व करना, और ये हम सिर्फ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के आपस के रिलेशन की मदद से ही कर सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो का वक्त अब खत्म होता है, आपसे नई वीडियो में मुलाकात होगी। शुक्रिया।